होता क्या है। देखो ऑक्सीकरण अवस्था में इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। और किसी भी एलिमेंट को यदि हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो उसमें कितने धनावेश हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सके, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो दो चीजें हैं, एक तो 3D और 4s है। हमने जितने भी डी ब्लॉक जैसे स्कैंडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, स्कैंडियम का देखो बेटा एटॉमिक नंबर होता है 21 और यहाँ पर देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ये हमारे पास क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ देखो बेटा एक तो 4s है और एक 3d है। इन दो जो कक्षक है बेटा इनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत समान मानी जाती है इनकी ऊर्जा, है ना। इनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। लगभग शब्द यूज कर रहा हूँ, बहुत कम अंतर होता है इनकी ऊर्जा में, लगभग क्या होती है, समान के बराबर होता है ना। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इनमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसके कारण ये क्या बना देते हैं, धनावेश और ऋणावेश बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर धनावेश ही अधिकांश बनते हैं। तो ये क्या है, समान ऊर्जा होने के कारण क्या है, इनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं यही इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, दूसरे परमाणु से बंद बनाते हैं, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीजन अवस्थाएं देखोगे, सारे 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज और 6D सीरीज। कितनी सीरीज है बेटा हमारे पास, 3D सीरीज होती हैं, 4D सीरीज होती हैं, 5D सीरीज होती हैं और 6D सीरीज है। ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व हैं। जैसे 3D सीरीज आपको याद हो गया होगा, शक्ति, वक्र, मन, है ना, फी को नी पूजन, ऐसे में याद कर लिया होगा, है ना। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैराडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये हमारे पास क्या है बेटा 3D सीरीज है। इन सब के अंत में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D में भरे जाएंगे, देखो इसलिए 3D सीरीज है। देखो 3D में भरे जाएंगे। यहाँ पर 3D1 होगा, 3D2 होगा, 3D3 होगा, ऐसे करके बढ़ते रहेंगे और 3D10 तक होंगे, 10 तक होंगे। ऐसे इसमें क्या होगा, यहाँ एटरबियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, है ना, इनमें भी क्या होगा 4D1 से लेकर के और 4D10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसलिए इसको 4D सीरीज कहा जाता है। 5D में क्या होगा, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा 5D में भरा जाएगा, यहाँ 6D में जो पहला एलिमेंट होगा 6D1 भरा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होंगे, इनको डी सीरीज के रूप में हम कहते हैं, ठीक है। यदि हम कुछ तत्वों को छोड़ दिए जाए, है ना, जैसे हो गया जिंक, कैडमियम और तीसरा है हमारे पास Hg, ठीक है ना। इन तत्वों को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट हमारे पास है, ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बेटा, विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की। जैसे ये एक भी दिखा रहे होंगे, कहीं पर +1 दिखा रहे होंगे, कहीं +2 दिखा रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो जिंक, कैडमियम और Hg है, ये केवल क्या करते हैं, सिर्फ +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, +2, है ना।
ये केवल क्या दिखाते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिंक कैडमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं केवल, ठीक है। यहाँ पर जो है, यदि हम कहें कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो ये बंध बनाने में भाग लेते हैं, कौन कौन से लेते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो सकते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक तो होगा बेटा NS1, सॉरी NS होगा। NS का मतलब हो गया 3S, 4S होगा, 5S होगा और 6S होगा और 7S होगा, क्योंकि ये S ब्लॉक एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, है ना। एक तो S वाला होगा, यहाँ से 4 से शुरू हो जाएगा, और जो दूसरा होगा वो होगा N-1D, यानी कि N-1 और D होगा। मान लीजिए N बराबर 4 लिया आपने, तो यहाँ क्या आएगा 3, 4 में से 1 घटा देंगे 3D, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। तो ये हमेशा क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, है ना। और इनके कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो देखो बेटा, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखते हैं। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम से शुरू कर लेते हैं। स्कैंडियम में कैसे होगा, सबसे पहले स्कैंडियम 21 है। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। ये हमारे पास किसका है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यदि हम इसमें देखें तो इसके ऑक्सीकरण अवस्थाएं किस प्रकार से होंगी। ये क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये त्याग सकते हैं। पहले तो यदि देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग सकता है, ठीक है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी आसानी से त्याग सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखो ये तो हैं 2 इलेक्ट्रॉन, S में कितने, 2, S का 1 कक्षक होता है, और D के कितने कक्षक होते हैं बेटा, D के कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो यहाँ देखो D में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो S में S का 1 कक्षक होता है और D के 5 कक्षक होते हैं। इसमें केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1, है ना। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो ये क्या करेगा, 1 उससे भाग लेगा, यानी कि 1 से अभिक्रिया करेगा किसी 1 से। जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ जुड़ने वाला क्या होगा, 1 से जुड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम क्या करते हैं इसका, यहाँ पर देखेंगे तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो प्रथम इनकी जितने भी इस सीरीज के होंगे, 1 से तो भाग ले सकता है, 1 इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देगा बेटा सबसे पहले यहाँ से देगा। तो इस सीरीज की जो जितने हैं, यानी कि जो 3D सीरीज वाले हैं, इनकी जो पहली ऑक्सीकरण अवस्था होती है, प्रथम अवस्था मानेंगे, प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था, इन सब में देखोगे, इन सब की प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, सबसे पहले इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने से क्या होगा, इनके +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएंगे। यानी कि जो सारे के सारे हैं, जैसे मैंने कहा स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया,
क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, इसके बाद फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, है ना, कॉपर और जिंक। इन सब की क्या होगी बेटा, इन सब की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जो प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 होती है। सबसे पहले क्या निकलेगा, 4s से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं इससे, क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा है। तो इसलिए क्या होगा, इन सब की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। लेकिन कुछ का क्या होगा, कुछ अपवाद है। जैसे कौन कौन से थे, कौन कौन थे बेटा अपवाद, एक तो क्रोमियम था और एक कॉपर। इन दोनों को मैंने कहा था, ये दोनों क्या है, अपवाद के रूप में। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होता है। देखो हमने कहा वैसे तो सबका क्या होता है, जनरली सबके क्या होंगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी। लेकिन इन दोनों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, तो कैसे लिखते हैं, जैसे क्रोमियम होता है 24, है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ऐसा लिखते हैं बेटा इसका। तो इसमें क्या होगा, जो इसकी प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो यहाँ पर होगी +1 एक। दूसरा किसका होगा, कॉपर का। देखो कॉपर होता है बेटा 29, है ना, यहाँ पर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। देखो इसमें भी क्या होगा, +1। देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, इसकी भी +1 होगी। तो जो इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में +1 है और बाकी सब में क्या है, प्रथम जो क्या होगी ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो कितने होगी, +2। इतनी बात समझ में रहेगी बेटा, याद रहेगा कि जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उसका कारण है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं बेटा, जो बाह्यतम कक्षा है, और इसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक क्यों हुआ, क्योंकि डी ने इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगा। इसने कहा भाई मुझे हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाना। हाफ फील्ड मैंने आधा अर्धपूरिज बनाना। देखो इसके पास 4 हो रहे थे ना, 1 2 3 4 5, है ना, देखो इसमें 4 थे, 1 2 3 4। ये क्या करता है, आधा पूरा होने के लिए, देखो बेटा जितने भी परमाणु हैं या अणु हैं वो अपने को युग्मित करने के लिए, युग्मित करके स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी परमाणु, मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ेगा, क्यों जुड़ता होगा, ये किसी को मालूम है? एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से क्यों जुड़ेगा, जुड़ने का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन जुड़ता क्यों है? अपने कक्षा को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर देखो एक कक्षा पूरी करते हैं, और कक्षा पूरी क्यों करते होंगे, वो है स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए। स्थायी अवस्था, और उनकी स्थायी अवस्था क्या होती है बेटा, देखो ये चाहते हैं कि हमें हमारे बाह्यतम कक्षा में 2 8 8 18 18 ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। अब देखो जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं, फिर ये साझेदारी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये भी करता है और एक इलेक्ट्रॉन ये भी लेता है, बीच में रख लेते हैं और उन पर साझेदारी कर लेते हैं, यानी कि स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद क्या हो जाएंगे, इसके बाद ही किसी से अभिक्रिया करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये क्या चाहता है, जो 3D कक्षा है, 3D में ये चाहता है कि मैं आधा पूरा हो जाऊं, और आधा पूरा होने से क्या हो जाएगा,
ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है, ये ज़्यादा रिएक्शन कम कर अभिक्रियाशील होता है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्ण पूरित होता है, ये चाहता है कि मैं पूरा भर जाऊं और ये फिर क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ऐसे। इसके पास 9 थे ना, ऐसा था, तब ये क्या करता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये पूर्ण पूरित अवस्था है, पूर्ण पूरित अवस्था है ना, यानी कि स्थायी अवस्था में। तो प्रत्येक परमाणु या अणु क्या चाहता है कि वो स्थायी हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, अपने बगल से, इसके पास 5 कक्षक होते हैं ना, तो इसलिए 5 कक्षक को पूरा करने के लिए, आधा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये पूरा पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है। इस प्रकार से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। और माना आप लोगों को पूछा जाए कि Cu2+ या Cu+ का क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको पहले रफ में ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप लोग गड़बड़ी यहाँ से करोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो कि 28 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो 28 को हमने क्या करना, पहले इसको लिखना है, फिर इसमें देखना है बाह्यतम कक्षा कौन सी, तो बाह्यतम कक्षा ही होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d कितना होगा 10, ये आ जाएगा, ये Cu+। इस प्रकार से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2+ के लिए पूछेगा तो 2+, यदि मान Cu2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो 3d9 हो जाएगा। पहले कहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा से। अभी समझ में आ गया, एक लाइन समझ में आ गया होगा आपको कि इन सभी की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या करते हैं, +2 प्रदर्शित करते हैं प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था। केवल कॉपर और क्रोमियम क्या क्या दिखाते हैं, कॉपर और क्रोमियम क्या दिखाते हैं, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, अन्य चीजों में इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब देखो अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने देखा स्कैंडियम, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्कैंडियम ये क्या करता है, ये 2 प्रकार के, यानी कि इसमें 3d1 और 4s2 है। तो इसमें क्या क्या ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है बेटा, एक तो +2 हो सकती है ना, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और एक क्या होंगे, +2 + 1 हो सकता है, जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है कौन, स्कैंडियम। देखो उसके बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम में क्या होगा, इसका परमाणु क्रमांक है 22। यहाँ देखोगे तो क्या हो सकता है, 3d2 और 4s2। तो एक तो होगा +2, जब इससे निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे तो +2, फिर कॉमा करके देखो 2 इससे निकल सकते हैं और 1 इससे निकल सकता है, तो +3 भी हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, 2 इससे निकल सकते हैं तो +4 भी होगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 और +4 भी हो सकती है। अब देखो बेटा, इसके बाद आता है वैनेडियम। वैनेडियम का परमाणु क्रमांक है 23। इसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है बेटा, अब आप लोग थोड़ा बताओ मुझे, कितनी ऑक्सीकरण संख्याएं हो सकती है, संभावनाएं। बताओ। कोई बता सकता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका मतलब अब ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखो, कुछ नहीं करना बेटा, इसमें बहुत कठिन नहीं। देखो +2 तो ये होनी, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही सकते हैं, एक तो ऐसा हो सकता है। एक क्या होगा,
दो ये तो निकलेंगे, तो एक यहाँ से और निकल सकता है, तो +3 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से तीनों तीनों निकल सकते हैं बेटा। फिर +2 ये हो गए, और एक दो यहाँ से निकल सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। फिर दो तो ये निकलेंगे और तीनों ये निकल सकते हैं, तो +5 भी हो सकते हैं। इतनी प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है बेटा, +2 +3 +4 +5, ठीक है ना। अभी और आगे चलते हैं, वेनेडियम के बाद चलते हैं क्रोमियम में। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 24 है, और इसमें देखोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ तो कितनी हो सकती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, पहले ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, सर +2। पहली वाली +2 नहीं होगी, इसलिए नहीं होंगे +2। देखो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन, +2 तब होती जब ये होते, बढ़िया तुमने बताया तो सही है ना। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, +1। देखो पहली ऑक्सीकरण जो संख्या है वो ये वाली होगी, है ना, इसलिए मैं रुक करके बोला यहाँ पे। देखो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, +1, ये अपवाद है ना। पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में से निकल ले, तो यहाँ 4s1 है, तो इसलिए +1 होगा। अब देखो यहाँ से जब एक निकल गया तो उसके बाद स्थायी अवस्थाएं हैं, है ना, इनमें से निकल सकता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है, एक तो ये निकल गया, एक ही निकल गया, तो +2 भी हो सकता है ना। फिर एक तो ये निकलेगा और दो यहाँ से निकल जाए तो 3 हो जाएंगे, तो +3 हो सकता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से +4 भी होगा और +5 भी होगा। देखो 1 5 और +6 भी होगा, इसमें +6 तक पहुंच जाता है। देखो एक ये निकल जाए और पांचों के पांचों ये निकल जाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, +1 से लेकर के और +6 तक। देखो ये बढ़ रही है बेटा ऑक्सीकरण संख्या है, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तो +6 तक आ गए। क्रोमियम के बाद मैग्नीज, और मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक है वो है 25। इसमें कितनी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है बेटा, देखो तो अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप लोग बता देंगे। 3d5 होगा और 4s2 होगा, कितनी हो सकती है, +2 +2 होगी, राइट। आगे +3 +3 +4 +4 +5 गुड, +6 हाँ +7 +7, ठीक है ना। हम इतने तक जाएंगे बेटा। देखो हम +2 +3 +4 +5 +6 +7, है ना, 7 तक हम इसकी यहाँ देखेंगे, तो 7 तक हमारे पास क्या हो गया, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। ये बहुत बढ़िया हो गया, है ना। देखो अब आप लोग तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कैसे कैसे हम इस ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल देंगे, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कितने निकल सकते हैं, इसमें से कितनी पॉसिबिलिटीज है ना। अब ये तो हो गया बेटा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावनाएं इनकी हो गई, है ना। यहाँ देखो अब इसके बाद आता है मैग्नीज के बाद हमारे पास आता है आयरन। आयरन होता है बेटा 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 और 4s2। अब इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है, थोड़ा सा अब थोड़ी सी चेंजेस आने लग के आएंगे इसमें, है ना। तो देखो क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें, यदि देखोगे तो हमारे पास इसको हम ऐसे बना सकते हैं 3d, पहले देखेंगे 3d, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2, इस d के कक्षक होते 5, 1 2 3 4 5, और s का हमारे पास 1, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ देखोगे तो यहाँ कितने होते, 6 हैं, तो 1 ये भर गया, 2
3, 4, 5 और छठा यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये 6 आ गया। अब हम इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें आयरन वाले में कितने पॉसिबिलिटीज है ना, कितनी संभावनाएं हैं। तो देखो बेटा, इसमें +2 तो ये निकलना ही निकलना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ +2 आएगा, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल सकता है, तो +3 कितने हो जाएंगे, +3 हो सकता है, कॉमा करके हम +3 कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे फिर क्या निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, +4 आ सकता है ना। ये भी निकल सकता है देखो, तो +5 भी आ सकता है, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन ये भी निकल सकता है, तो क्या आ जाएगा, +6। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले ये नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जिसकी +2 से लेकर के +6 तक इसमें क्या हो सकता है। देखो क्या हो रहे हैं, जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ सकती है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हैं आप लोग, है ना। आयरन के बाद क्या है बेटा, आयरन के बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है 27, और यहाँ पर क्या होगा, 3d7 और 4s2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने क्या क्या हो सकते हैं बेटा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ क्या हो सकती है, +2 तो होनी है, तो इसको तो लिख लेते हैं। आगे देखो बेटा, अब डी के कितने कक्षक हैं, 5। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो देखो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना। अब पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो हुंड का नियम कहते हैं ना बेटा, पहले इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक यहाँ भरेंगे, एक यहाँ भरेंगे, एक यहाँ भरेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ये हुंड का नियम है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो 5 भी भर गए, छठा यहाँ आ गया और 7वां यहाँ आ गया। पेयरिंग तब होती है जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी का कोष में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से। अब देखो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, ये 2 तो निकलने वाले नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, +2 तो हमने लिख लिया, तो 2 और 1 और निकल सकता है, तो +3 हो सकता है, ठीक है ना। और 3 तो हो गए, +1 और हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 1 और भी हो सकता है, ये वाला है ना, 5 भी हो सकता है। तो यहाँ तक केवल क्या होगा, +5 था। और इसके बाद आएगा बेटा फेरस, कोबाल्ट और निकेल। निकेल होगा 28, और इसमें भी क्या होगा, 3d8 हो जाएगा और 4s2 होगा। यहाँ पर भी यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा, +3 भी हो सकता है, क्योंकि अब 8 हो गया देखो यहाँ, अब ऐसा हो जाएगा। अब 2 बचे केवल, है ना, अधिकांश 2 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि +3 भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, +3 होगा और +4 होगा। वैसे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। तो इसमें देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यहाँ देखो निकेल के बाद आता है कॉपर। कॉपर का होता है 29, है ना। 29 में क्या होता है, 3d10 होता है और 4s1 होगा। इसमें एक तो +1 होगा, लेकिन ये d10 तो है बेटा, d10 के 10 तो हैं, लेकिन इसमें से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाली का है, तो +3 और +2 तक निकल सकते हैं। उसके बाद इसके अपने हैं जो युग्मित हो रखे हैं, ये क्या करेगा, +1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। और लास्ट में जो जिंक है, जिंक में क्या होता है, जिंक में यहाँ पर देखोगे तो जिंक में होता है 3d10 होता है और 4s2 होगा। तो इसमें से केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ये 10 के 10 नहीं निकलेंगे, है ना। इसकी केवल +2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा, ये क्या है हमारे पास, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। अब देखो इसका सीक्वेंस देखो, पहले ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती चली गई और कहाँ तक, मैग्नीज तक। फिर उसके बाद क्या होगी, घटती चली गई। तो इसमें सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपके पास ही बन सकता है कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला कौन सा तत्व है या कौन सी धातु है। तो कौन सी धातु है बेटा, मैग्नीज। बिल्कुल,
जिसने सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई वो मैग्नीज है ना। और मैग्नीज कितने दिखा था? +7 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो यहाँ पर मैग्नीज ने सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई, ठीक है। इसी प्रकार से हम अन्य जो सीरीज है 3D के बाद 4D सीरीज, 5D सीरीज, उनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है इसमें बेटा आयनिक गुण भी है। ये आयनिक गुण, ये तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे कैसे हमने इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दिखाया। एक होता है आयनिक गुण, और आयनिक जो गुण होते हैं, ध्यान रखना, आयनिक जो प्रॉपर्टीज है, आयनिक गुण, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं हमेशा 1 ऑक्सीडेशन नंबर। ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह बेटा है ना, 1 ऑक्सीकरण अवस्था। यानी कि यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी तो आयनिक गुण घटेगा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो आयनिक गुण घटेगा। और दूसरा होता है सह संयोजन गुण। सह संयोजन गुण ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती। ये समानुपाती होता है बेटा ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो इस सहसंयोजन गुण भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को समझ सकते हैं, और धीरे धीरे और गुणों में भी विशेषताएं आती है बेटा इसमें कि कौन कौन से गुण बढ़ते हैं। जैसे यदि हम देखेंगे जो संक्रमण तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा, ऑक्साइड बन सकते हैं। ऑक्साइड जो होंगे उनकी क्षारीय प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो जैसे जैसे इनमें ऑक्साइड्स होंगे, जैसे हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड है, ये सारे के सारे, मैग्नीज ऑक्साइड है ना, ये सब क्षारीय है। और टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। क्यूप्रस और क्यूप्रिक है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है और ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। इक नहीं, ये अस होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, है ना। उसके बाद जिंक ऑक्साइड हो गया। देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है और ये +2 दिखा रहा है। इसमें दोनों को दोनों दिखा रहा है, +1 वाली, +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। तो इस टाइप से भी, जैसे कॉपर का हमने कहा था ना +1 वाला दिखाता, तो +1 भी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, इनके फॉर्मूले सब के सब क्या दिखाते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो ये तो था बेटा इसका ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट आता है इसमें M+ M2+ और M का मतलब यहाँ पर मेटल्स है बेटा। मेटल पर 2+ चार्ज है और मेटल है। मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रवृत्ति है। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमने देखना है किस प्रकार से इसमें इसकी प्रवृत्तियां आती, ठीक है। तो इसको मैं कल बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आधे अधूरे में छूट जाएगा, है ना।